24th November 2021, The Hindu editorial, ब्रेकिंग द आइस यानी बातचीत शुरू करना. Reviving the US India Trade Policy Forum is a chance to break vicious cycle in economic ties. यूएस इंडिया का जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है उसको फिर से पुनर्जीवित करना एक मौका है जिसमें कि जो आर्थिक जो रिश्ते हैं उसका जो खतरनाक साइकिल है उसको ब्रेक किया जाए. ऑन her maiden visit to Asia, US Trade Representative Catherine Tai held bilateral meetings with Commerce and Industry Minister Piyush Goyal and relaunched the US India Trade Policy Forum. अपनी पहली विजिट में जब वो एशिया आई हैं यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन ताई, उन्होंने दोनों देशों के बीच की मीटिंग्स करी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ, और उन्होंने यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम को फिर से लॉन्च किया. A lot has transpired in the Indo-US economic partnership in the 4 years since the TPF was last convened, from machinations towards a free trade agreement to the failure to even reach a mini trade deal towards the latter half of the Donald Trump administration days. बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ घटा है इंडो यूएस इकोनॉमिक आर्थिक पार्टनरशिप में पिछले 4 सालों में, जब से ये ट्रेड पॉलिसी फोरम जो है पिछले बार जब वो कन्वीन हुआ था, यानी उसकी जब मीटिंग हुई थी. शुरुआत में जब कोशिशें की गई थी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की, और उसके बाद हम लोग शुरुआत में तो इतना किया गया, फिर बाद में मिनी ट्रेड डील तक जो है वो नहीं हो पाई, उसका भी फेलियर हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के दिन थे उनके आखिरी पार्ट में. और इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेस देयर वर सेटबैक्स, including raised import tariffs and the withdrawal of benefits to Indian exporters under the US's general system of preferences, which triggered retaliatory trade barbs. बजाय इसके कि हम कोई आगे बढ़ते, प्रोग्रेस करते, बल्कि दोनों देशों के बीच में जो आर्थिक टाइज हैं, रिलेशनशिप है, उसमें सेटबैक हुआ, यानी पीछे हटे, जिसमें शामिल था कि इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा दिए गए, यानी इंपोर्ट ड्यूटी जो एक दूसरे से देश के सामान आ रहे हैं वो अपने अपने उस पर ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, और जो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट्स पहले दिए गए थे वो भी विड्रॉ कर लिए गए थे यूएस के जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंतर्गत जो दिए गए थे. और जिससे इसके विड्रॉ करने से क्या हुआ, इसने ट्रिगर किया कि वापसी जवाब में जो बार्ब्स यानी जो कांटे होते हैं वो कटीली बातें कही जाती थी ट्रेडिंग के सिलसिले में. दैट मार्की अमेरिकन businesses Harley Davidson and Ford have left India has not helped optics, even if their motivations may not have been solely linked to different difficult trade norms. कि जो उच्च कोटि के जो मेन इम्पोर्टेंट अमेरिकन बिजनेसेस हैं, हार्ली डेविडसन और फोर्ड, ये भारत छोड़ के चले गए हैं. इसने जो दिखता है उसकी कोई मदद नहीं की है, यानी कि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट बिजनेस चले गए हैं. और हालांकि उनके जो मोटिवेशन रहे होंगे वो केवल इस कारण से जाना उनका नहीं हुआ, वो ट्रेड के जो नॉर्म्स हैं वो डिफ़िकल्ट हो गए हैं, ट्रेड के जो नियम्स हैं वो डिफ़िकल्ट हो गए हैं. हो सकता है उनके अपने खुद के मोटिवेशन रहे हों कि वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हों. With the Joe Biden administration shutting the door on the new trade pacts and being cold to restoring GSP status, India must be ruining the hard stances that scuttle the chances of sealing a deal in the Trump era. जो बिडेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसने चूंकि जैसे रास्ते बंद कर दिए हैं, दरवाजे बंद कर दिए हैं नए ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए, और वो काफ़ी कोल्ड हो गया है भारत का जो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंतर्गत जो स्टेटस था उसको वापस देने के लिए. तो इंडिया जो है दुख मना रहा होगा कि क्यों उसने इतना हार्ड स्टांस ले लिया, जिसकी वजह से जो भी डील को सील करने के जो चांसेस थे वो ख़त्म हो गए ट्रम्प एरा के दौरान. मिस ताइज विजिट ऑफर्स अ फ्रेश रीसेट चांस. मिस ताई की विजिट हमको एक फिर से
अपने ट्रेड रिलेशंस को रीसेट करने का एक मौका दे रही हैं। GSP restoration, she has said, could be considered while nudging India to set targets for tariff reductions and easing market access across sectors. मिस्ताई ने कहा है कि जीएसपी रेस्टोरेशन को कंसिडर किया जा सकता है, कि इंडिया को पुश कर रही हैं कि वो टैरिफ को कम करे और उसके टारगेट सेट करे, और कई सेक्टर्स में इंडिया के मार्केट में जो एक्सेस प्राप्त होता है अमेरिकन मार्केट को, उसको जो है आसान बनाए। जो टीपीएफ स्टेटमेंट है ये भी आउटलाइन करता है। द टीपीएफ स्टेटमेंट ऑल्सो आउटलाइंस द सेक्टर्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज दैट नीड क्विक अटेंशन। उन गुड्स एंड सर्विसेज को, उन सेक्टर्स को आउटलाइन कर रहा है जहाँ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है, यानी कि जहाँ पे अमेरिकन बिजनेस को हमको मार्केट एक्सेस, आसान मार्केट एक्सेस देने की ज़रूरत है। एक्सेस यानी पहुंच। Whatever misgivings may have existed at the beginning of the Biden administration, Ms. Tsai's visit that follows tips by key US secretaries indicates US interest in engaging with India in significant spheres. जो भी दुर्भावनाएं रही हों, जो पहले रही थी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के शुरू में, लेकिन मिस ताई की जो विजिट है, जो कि कई ट्रिप्स जो कि मुख्य यूएस सेक्रेटरीज ने किए हैं उनके बाद आ रही है, ये जो विजिट है ये इंडिकेट कर रही है कि यूएस का जो इंटरेस्ट है इंडिया के साथ जुड़ने में महत्वपूर्ण स्फेयर्स में, that it looks at India as a key partner in rebuilding critical supply chains in a post-pandemic world, seeking to cut its dependence on China, is clear from its desire for integration in areas such as health, medical devices, and pharma. कि ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि इंडिया जो कि एक की पार्टनर है बहुत महत्वपूर्ण सप्लाई चेन को रीबिल्ड करने में, एक पैंडेमिक या महामारी के बाद वाली दुनिया में, और वो कोशिश कर रहा है कि यानी यूएस की कोशिश कर रहा है कि अपना चाइना पर जो निर्भरता है उसको कट करे, यानी कम करे। ये बात क्लियर है उसके इस डिज़ायर से कि वो ऐसे एरियाज में इंटीग्रेशन चाहता है, इंटीग्रेशन या जुड़ना चाहता है, जैसे कि हेल्थ में, मेडिकल डिवाइसेस के फील्ड में, फार्मा में। India's pharma exports account for 40% of US's generic drug supply, and Ms. Tai has assuaged its concerns about delays in US regulatory inspections of pharma units. भारत का जो फार्मा एक्सपोर्ट्स है वो अ, उसी से यूएस के जो जेनरिक ड्रग्स की सप्लाई है वो 40% उससे मैच करती है, और यानी कि 40% जो यूएस की जो जेनरिक ड्रग सप्लाई है वो इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट से आती है। और मिस ताई ने जो चिंताओं को कंफर्टेबल किया है, यानी कि आरामदेह किया है उन डिलेज के बारे में, जो कि यूएस रेगुलेटरी जो इंस्पेक्शंस हैं फार्मा यूनिट्स के, उनमें जो देरी हो रही है उसके बारे में उन चिंताओं को उन्होंने एसवेज किया है। हर plain speaking about Indo-US trade never really lives up to its potential, and references to India's unpredictable regulatory shifts, tariff and non-tariff barriers as our priorities suggest these talks have begun from a place more grounded in realism. उनका जो साफ साफ बोलने का जो तरीका है कि भारत और यूएस ट्रेड ने कभी भी जो उसका पोटेंशियल था उस पर लिव अप नहीं किया, यानी कि जो उसका जो हो सकता था वो हो नहीं सका, हो नहीं पाया। और जो वो रेफरेंसेस कर रही हैं यानी जो संदर्भ ले रही हैं भारत के जो बार बार रेगुलेशन में शिफ्टिंग होती है जो कि अप्रत्याशित होती है, और जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स की जो बात कर रही हैं वो कि वो उनके ये मुख्य प्रायोरिटीज़ में से हैं। ये बात ये सुझाती है कि ये जो टॉक्स हैं वो ऐसे स्थान से शुरुआत कर रही हैं जहाँ पे वो रियलिज्म से जुड़ी हुई टॉक्स हैं और केवल फर्जी बातें इसमें नहीं कही जा रही हैं और प्लेन स्पीकिंग हो रही है।
They should serve as a wake up call for the government about its trade posture and spur a more open approach towards a market that will remain the most critical, irrespective of the trade deals it is seeking with other nations. तो ये एक तरह से वेकअप कॉल होना चाहिए सरकार के लिए अपने ट्रेड ट्रेड पोस्चर के बारे में, और इससे और भी एक ओपन अप्रोच को बढ़ावा मिलना चाहिए मार्केट की तरफ, जो कि सबसे क्रिटिकल, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चाहे भले ही जो ट्रेड डील्स हो रही हैं, जो जो दूसरे नेशंस के साथ वो करने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद भी जो यूएस के साथ हमारा जो पोस्चरिंग है, उसमें एक ओपन अप्रोच मार्केट की तरफ को बढ़ावा मिलना चाहिए। While America's stance on India's proposal on IPR waivers for the COVID-19 vaccines and medicines will be watched at the upcoming WTO ministerial, India must seize this fresh initiative with the US to cement its place in the new supply chains being envisaged. जबकि अमेरिका का जो स्टैंड था या स्टांस था भारत के प्रपोजल के बारे में कि कोविड 19 वैक्सीन पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो वेव कर दिया जाए, अ, जिससे कि जो भी कोविड वैक्सीन बाहर बनाई गई हैं वो इंडिया में भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स उनको बना लें और उस पर उनको ज़्यादा रॉयल्टी ना देने की ज़रूरत पड़े, चूँकि सभी लोगों को कोविड 19 वैक्सीन की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे यहाँ ये अच्छी इंडस्ट्री है जिसमें किसी मेडिसिन को लेके उसको एनालाइज करके वैसी ही मेडिसिन वो फैक्ट्रीज में बना सकते हैं। लेकिन इस पे इंटरनेशनल जो ट्रेड रिजीम में थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट के इश्यूज पे डिस्कशन होने लगता है, जिसकी वजह से इन्होंने कहा है कि कोविड 19 की वैक्सीन में आईपीआर वेवर दे दिया जाए। और ये जो भारत का प्रपोजल है, इस पर अमेरिका का क्या स्टांस रहता है, इसको वॉच किया जाएगा आगे आने वाली डब्ल्यूटीओ मिनिस्टेरियल जो आने वाला है, मिनिस्टेरियल मीटिंग डब्ल्यूटीओ की। और शायद मिस ताई की जो ये विज़िट है, प्रॉब्ली ये इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग से पहले का एक अच्छा इनका डिसीजन हुआ कि उसके पहले ये आई और यहाँ पे आके उन्होंने बात की है, जिससे एक एनकरेजमेंट मिलता है कि डब्ल्यूटीओ मिनिस्टेरियल में उनका स्टांस कुछ हो सकता है इम्प्रूव कर जाए। और फिर भी जबकि इस स्टांस को अभी देखा जाएगा, लेकिन फिर भी भारत को ये जो फ्रेश पहल है, जो किया गया उसको, एक इनिशिएटिव है उसको सीज करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए यूएस के साथ, जिससे कि जो नई सप्लाई चेन बनाने की कोशिश की जा रही है उसमें भारत की प्लेस भी सीमेंट हो जाए, जिससे भारत सप्लाई चेन से जुड़ जाए वो दुनिया की, और जिससे कि भारत के ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। For starters, it must proactively steer away from the protectionism that is leading the globalized world adrift. और शुरुआत में भारत को प्रोएक्टिवली दूर जाना चाहिए किसी भी प्रोटेक्शनिज्म से, यानी अपने ट्रेड बैरियर्स को बढ़ाना नहीं चाहिए। ट्रेड को प्रोटेक्ट करने की इतनी ज़्यादा भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे हो ये रहा है कि दुनिया की जो दुनिया है पूरी ग्लोबलाइज वर्ल्ड, ये एक दूसरे से दूर जा रही है प्रोटेक्शनिज्म की वजह से। आजकल थोड़ा प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया है, तो हमें प्रोटेक्शनिज्म से दूर जाना बहुत ज़रूरी है इसकी वजह से। Second editorial, transition troubles. Sudan's civilian leaders should stay united and take the country to full democracy. ट्रांजिशन ट्रबल्स यानी जो बदलाव आ रहे हैं उसमें जो परेशानियां हैं, सूडान के सिविलियन लीडर्स को यूनाइटेड रहना चाहिए और देश को पूरी डेमोक्रेसी की तरफ ले जाना चाहिए, पूरे प्रजातंत्र की तरफ ले जाना चाहिए। Sudanese military chief General Abdel Fattah ul-Burhan's decision to reinstate the ousted Prime Minister Abdullah Hamdok is a climb down from his attempt to consolidate power in his hands. सूडान के मिलिट्री चीफ जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने जो निर्णय लिया है कि वो बाहर निकाले हुए प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमडॉक को फिर से अपने गद्दी पे वापस बैठा दें, ये उनकी जो अभी तक की कोशिश थी कि वो सारा पावर अपने हाथ में कंसोलिडेट करेंगे, उससे नीचे की तरफ आना हुआ है।
On October 25, General Burhan dissolved the Sovereignty Council, in which the military had shared power with civilian leaders, declared a state of emergency, and imprisoned Mr. Hamdok, imperiling the country's painful transition from dictatorship to democracy. अक्टूबर 25 को जनरल बुरहान ने सॉवरेंटी काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया था, जिसमें कि मिलिट्री ने पावर शेयर किया था सिविलियन लीडर्स के साथ, और उन्होंने एक इमरजेंसी की स्थिति को डिक्लेयर कर दिया था, और उन्होंने मिस्टर हैमडॉक को जेल में बंद कर दिया था, और जिससे कि कंट्री का जो दर्दनाक बदलाव था डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की ओर, वो खतरे में पड़ गया था. बट द जनरल्स अपेरेंटली ओवरप्लेड देयर हैंड्स. लेकिन मिलिट्री जनरल्स ने शायद अपने हाथ ज़्यादा ही खेल दिए, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा वो आगे बढ़ गए अपने काम जो भी कर रहे थे उसमें. Protesters who toppled Omar al-Bashir's military-backed dictatorship in 2019 and then resisted the military's attempts to seize power were back on the streets. Protesters वापस सड़क पे आ गए थे, जिन्होंने पहले भी उमर अल बशीर का जो मिलिट्री के द्वारा सपोर्टेड डिक्टेटरशिप थी उसको गिरा दिया था 2019 में, और उसके बाद उन्होंने मिलिट्री की जो भी कोशिशें हुई थी पावर सीज करने की उसको भी प्रोटेस्टर्स ने रेजिस्ट किया था. वो वापस स्ट्रीट पे आ गए थे, सड़क पे आ गए थे. Despite the military regime's use of force, the demonstrations continued, challenging General Burhan's power grab. इसके बावजूद कि मिलिट्री रिजीम ने फोर्स का इस्तेमाल किया था, फिर भी डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे, डेमोन्स्ट्रेशंस यानी जो विरोध प्रदर्शन थे वो जारी रहे, और वो चुनौती देते रहे जनरल बुरहान के पावर की पकड़ को, या जो जबरदस्ती उन्होंने झपट्टा मार के पावर पकड़ लिया था उसको चैलेंज करते रहे. He also came under heavy international pressure, especially from the US, which had removed Sudan from the list of terror sponsoring countries last year. जनरल अब्दुल फताह अल बरहान अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर के अंदर भी आए, खासतौर पे अमेरिका से, यूएस से, जिसने सूडान को टेरर स्पॉन्सर करने वाली कंट्रीज की लिस्ट से हटा दिया था पिछले साल. The Biden administration froze aid worth $700 million after the coup and made it clear to the generals that any improvement in ties would be linked to the reinstating of Mr. Haddock. Biden administration ने जो मदद दे रहे थे $700 मिलियन की मूल्य की, उसको फ्रीज कर दिया था कू के बाद. जब कू हो गया था उसके बाद फ्रीज कर दिया, और ये क्लियर कर दिया था जनरल्स को कि कोई भी हमारे रिश्तों में इम्प्रूवमेंट जो होगा वो इस बात से जुड़ेगा कि क्या आप मिस्टर हैमडॉक को वापस रीइंस्टेट करते हैं. जनरल बुरहान फाइनली डिसाइडेड टू रीइंस्टेट हिम and release all political prisoners arrested after the coup. तो जनरल बुरहान ने आखिरकार ये डिसाइड किया कि उनको रीइंस्टेट करेंगे, यानी हैमडॉक को रीइंस्टेट करेंगे, अपने गद्दी पे फिर से बैठा देंगे, और वो सारे राजनीतिक प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे जो उनको की कू के बाद अरेस्ट किया गया था. He also said that he also said the military would support the country's transition into democracy and elections scheduled for July 2023. उन्होंने ये भी कहा कि मिलिट्री जो है वो जो कंट्री का बदलाव है टुवर्ड्स डेमोक्रेसी और इलेक्शंस जो कि शेड्यूल किए गए हैं जुलाई 2023 के लिए, उसको भी सपोर्ट करेगा. While the deal points to the limits of the military, it does not necessarily mean that the transition will be smooth. जबकि ये डील जो है ये पॉइंट आउट करती है कि मिलिट्री की एक लिमिट्स होती हैं, एक सीमा होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ये है कि जो भी बदलाव है वो स्मूथ होगा. एवर सिंस मिस्टर बशीर वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ पावर, जब से मिस्टर बशीर को पावर से बाहर, उमर अल बशीर को पावर से बाहर किया गया था, द मिलिट्री हैज़ बीन रिलक्टेंट टू शेयर पावर विद द सिविलियन लीडरशिप. जो मिलिट्री है वो सिविलियन लीडरशिप के साथ पावर शेयर करने में वो रिलक्टेंट रही है, नहीं चाहती रही है. It was forced to make some concessions only because the country's revolutionaries have acquired critical mass support with the generals, which the generals can no longer ignore. मिलिट्री लीडरशिप मजबूर हो गई थी कि वो कुछ कंसेशंस करे, केवल इसलिए मजबूर हो गई थी क्योंकि जो देश के जो
जो रेवोल्यूशनरी हैं, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट मास सपोर्ट अख्तियार कर लिया है, जिसको जनरल्स अब और इग्नोर नहीं कर सकते, उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। The pro-democracy parties and the organizations have already dismissed the deal between the military and Mr. Hamdok and have vowed to continue the street protests. जो डेमोक्रेसी के फेवर में जो पार्टीज हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने पहले से ही इस डील को डिसमिस कर दिया है जो कि मिलिट्री और मिस्टर हैमडॉक के बीच में हुई है, और उन्होंने शपथ ली है कि वो अपने स्ट्रीट के प्रदर्शनों से आगे कंटिन्यू करेंगे। मिस्टर हैमडॉक, जो कि एक ब्रिटेन में एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने यूएन के साथ भी काम किया था, वो एक ऐसी पोजीशन में है जो कि अनएनविएबल पोजीशन है, बड़ी खराब पोजीशन में है। He refused to resign while under house arrest and continued to resist the military coup which inspired the protests. वो उन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया था जब वो हाउस अरेस्ट में थे, और वो मिलिट्री कू की कोशिशों को भी रेजिस्ट करते रहे, जिसकी वजह से ये विरोध प्रदर्शन जो थे उनको इंस्पिरेशन मिला। But his decision to reach a deal with the generals has turned at least sections of the protesters against him. लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया कि वो डील कर लेंगे जनरल्स के साथ, उसकी वजह से एक सेक्शन जो है प्रोटेस्टर्स का उनके खिलाफ हो गया है। And if street protests continue, it could undermine his government and weaken his negotiating capacity with the generals. और अगर सड़क पे जो प्रदर्शन है वो चलते रहते हैं तो उससे हो सकता है कि उनकी सरकार जो है, यानी मैडॉक की जो सरकार है, और वो अंडरमाइन हो जाएगी, और यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, वो दब जाएगी, और उसकी जो नेगोशिएटिंग कैपेसिटी है जनरल्स के साथ वो भी कम हो जाएगी। To address these challenges, he should first win back the trust of the pro-democracy parties and the organizations and form an independent government with civil society representatives that should put the country's fraught transition process back on track. और इन चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए, उनको मीट करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए उनको ये कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले वो जो डेमोक्रेसी के फेवर में जो पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, उनका ट्रस्ट को वापस प्राप्त करें, और वो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाएं, सिविल सोसाइटी के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मिलके, और जो कि इस देश के यानी सूडान के जो ट्रांजिशन प्रोसेस है, जो बदलाव का प्रोसेस है, जो काफ़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, उसको वापस ट्रैक पे ले आएं। The military may have taken a step back, but it could try to usurp power again. हो सकता है मिलिट्री ने एक स्टेप पीछे लिया है, लेकिन हो सकता है वो ये कोशिश करें कि वो फिर से पावर को हासिल कर लें, illegally, of course. To prevent any such scenario, Sudan's civilian leaders should stay united. किसी ऐसे सिनेरियो को रोकने के लिए सूडान के जो सिविलियन लीडर्स हैं, यानी जो मिलिट्री लीडर्स नहीं हैं, जो सिविलियन लीडर्स हैं, उनको यूनाइटेड रहना ज़रूरी है, यूनाइटेड रहना चाहिए, उनको एकजुट रहना चाहिए, एंड टेक द कंट्री टू फुल डेमोक्रेसी और एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, और देश को पूरे प्रजातंत्र की तरफ ले जाएं और एक नए संवैधानिक ऑर्डर की तरफ ले जाएं।